नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड में अमन साहू गैंग के गुर्गे पर झारखंड पुलिस की पैनी नजर है। इस वजह से झारखंड और लातेहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नामकुम थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और 6 पिस्टल बरामद हुई है, जो आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए लाया गया था। झारखंड में अमन साहू गैंग के गुर्गों का लगातार गिरफ्तार होना इस बात के संकेत है कि झारखंड पुलिस ने अमन साहू पर पैनी नजर गड़ा कर रखी है। लातेहार पुलिस ने पिछले दिनों अमन साहू के साथी अपराधी को गिरफ्तार किया तो जानकारी मिली कि आपराधिक योजना बनाने के लिए राज्य के नामकुम थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा और जिंदा कारतूस छिपाकर रखे गए हैं, जो हत्या कर दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल में किया जाना है। लातेहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर रांची एसएसपी ने डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में टीम का गठन किया और छापेमारी कर कुंदन कुमार गिरी नामक अपराध करने वालों को धर दबोचा गया। इसमें तो संदेह कर ही नहीं सकते, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन है और उसके लोग अभी भी गुर्गे इकट्ठे हो चुके हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की पैनी नज़र है। कई जिला की पुलिस, चाहे वो धनबाद की हो, लातेहार के हो, लामू, हमारा रांची अपना खुद का, रामगढ़ के सारी जगहों की टीम जो है सो लगी हुई है और जहाँ से भी एक्टिविटीज़ उनकी हो रही है वो हम लोग को उन पर नकेल कसने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप खुद को आप पता होगा कि जैसे लातेहार की टीम यहाँ पहुँच गई और आने के बाद फिर सामूहिक संयुक्त रूप से हम लोगों ने जो ये रेड किया है, तो अब यह हमारे अफसर लातेहार वाले अभी खुद में यहाँ मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी झारखंड की पुलिस उन पर नजर रखती है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालुआसा लाइन 5 में स्कूटी सवार 3 अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। अपराधियों ने गैस एजेंसी संचालक राहुल कुमार के घर के बाहर रखी स्कॉर्पियो में भी फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद वह लोग फरार हो गए। इधर राहुल ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल की जांच में जुट गई। जांच के क्रम में पुलिस ने घटनास्थल के समीप से एक मैगजीन, 2 जिंदा गोली बरामद की। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राहुल ने बताया कि पहले पड़ोस में रहने वाले तुलसी साहू के घर के बाहर देर रात 12:30 बजे फायरिंग की आवाज सुनाई दी। वे लोग जब बाहर निकले तो पाए कि एक स्कूटी पर सवार 3 अपराधी उनके भाई गौरव की जान से मारने की बात कहते हुए जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने घर के बाहर खड़ी कार में फायरिंग कर दी। राहुल ने बताया कि नवंबर 2020 में भी अज्ञात अपराधियों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की थी। इधर मंगलवार सुबह मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर 1 वीरेंद्र राम और थाना प्रभारी अखिलेश्वर मंडल पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए हैं। आज कल रात में हमको 12:30 बजे एक व्यक्ति ने फ़ोन किए थे। उनके घर के सामने जो खड़ी स्कॉर्पियो में किसी अनजान लोगों के द्वारा जो है गोली फायर करने का उन्होंने बताया गया था। तो तुरंत थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहे और एक वहाँ का लोडेड एक मैगज़ीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोक्का मिला। और उसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा, पुराना क्रिमिनल जो आर्म्स एक्ट में चार्जशीटेड वगैरह है, उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ 2 परिवार के बीच में कुछ इन लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कोई रंगदारी का मामला या बाकी जो भी एंगल वो हो सकता है इसमें, उस सब में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग थाना में सस्पेक्टेड रूप में हैं, उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी हम लोग खुलासा करेंगे। तेलको थाना अंतर्गत बारीनगर में अवैध रूप से रखे 40 से 50 प्रतिबंधित पशु को पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किया है। बीते दिन शहर के पुलिस ने पशु विरोधी अधिनियम के तहत आपराधिक मामले में शामिल आरोपियों को छापेमारी कर हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि तेलको थाना अंतर्गत बारीनगर के एक मकान में प्रतिबंधित कई पशुओं को रखा गया है। जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उस घर में छापेमारी की गई, जहां लगभग 40 से 50 पशुओं को बांध कर रखा गया था। यह देख पुलिस सख्ते में आ गई और आसपास के लोग से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो किसी ने भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। एएसपी कुमार गौरव ने बताया कि सभी पशुओं को स्थानीय वासियों की जिम्मेदारी में रखा गया है। जैसे इन पशुओं के बारे में शिकायत दर्ज होगी, उसे उनके मालिक तक पहुंचाया दिया जाएगा। वैसे पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे कई अन्य तथ्यों पर भी जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में जुट गई है। तो इस संबंध में स्थानीय लोगों को उन पशुओं को जिम्मे पर दिया गया है और हम और इसमें तफ्तीश से जानकारी लेंगे। अगर कोई आकर के इसे क्लेम करते हैं और प्रूफ देते हैं तो उन्हें इसे रिलीज़ किया जाएगा, और नहीं तो फिर चूँकि ये पशु बहुत ही परेशानी में है तो इन्हें रेस्क्यू करके 3 दिनों के बाद उचित स्थान पर पहुँचाएगा। कई सारे पशुओं को एक साथ रखा गया है, तो इसमें जानकारी स्पष्ट तभी हो पाएगी जब और इसमें जाँच किया जाएगा।
परचुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत करंडी के गेतड़ी में इन दिनों दयाल बिल्डर के द्वारा बहुमंजिले फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर सभी स्थानीय ग्रामीण गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। इस संदर्भ में क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार से शिकायत करने के बाद सारे ग्रामीण अंचलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और एक शिकायत पत्र सौंपा और जल्द से जल्द अवैध रूप से हो रहे फ्लैट निर्माण के कार्य पर रोक लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जानकारी देते हुए मांझी परगना के जिला सचिव मधु सोरेन ने कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के दयाल बिल्डर के द्वारा क्षेत्र में बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। बहुमंजिला फ्लैट बनाने के समय जिन नियमों का पालन करना है उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे क्षेत्रवासी पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर अंचलाधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो जिले के उपायुक्त समेत राज्य के मंत्री से मुलाकात कर शिकायत की जाएगी। बिना ग्राम सभा की अनुमति से किया जा रहा है, तो इसका हम लोग पूरा ग्रामीण हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अगर सीओ साहब कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनके ऊपर जो लोग पदाधिकारी हैं डीडीसी वगैरह या डीसी उधर भी जाएंगे और किसी भी हालत में हम लोग ये अवैध निर्माण हम लोग फ्लैट का नहीं होने देंगे। कोरोना काल में शहर के चौक चौराहों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। जिन चौक चौराहों को आकर्षित होना चाहिए था वह आज टूटे फूटे अवस्था में है। कहीं सीढ़ियां टूटी है तो कहीं टाइल्स उखड़े पड़े हैं, तो कहीं किसी चौक चौराहों पर लंबी लंबी घास और झाड़ियां उगाए हैं। शहर के वीआईपी मार्ग कहे जाने वाले हरमुरो कार्तिक उराव चौक की हालत नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण एकदम दयनीय हो चुका है। इस चौक पर कार्तिक उराव की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के इर्द गिर्द जो सीढ़ियां और स्ट्रक्चर बने थे वह पूरी तरह से टूट फूट गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक चौराहों की देखभाल की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम द्वारा पिछले 1-1.5 साल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से इन चौक चौराहों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। वहीं इन चौक चौराहों की दयनीय स्थिति पर रांची के मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि जल्द ही चौक चौराहों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं। रांची सबकी ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। राजधानी के कमोवेश सभी चौक चौराहों की हालत ऐसे ही किसी चौक चौराहे पर आते जाते आपको झाड़ियां दिखेगी तो कहीं चौक चौराहे पर जो मूर्तियां उसको स्थापित किए गए हैं उनके टाइल्स उखड़े हुए नजर आएंगे। ऐसे में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि इन चौक चौराहों की स्थिति बेहतर और सौंदर्यकरण की जाए, ताकि आते जाते लोगों की नजर इन चौक चौराहों पर पड़े तो उन्हें शहर की सुंदरता दिखे, ना कि शहर के चौक चौराहों की दयनीय हालत। ये करीबन 1.5 साल से है ये दुर्घटना। ये कार्तिक उराव चौक है। यहाँ पे नगर निगम वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई इनको ध्यान देने वाला नहीं है। और प्लस ये हमारे जो धरोहर है, ये हमारा एरिया वीआईपी एरिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से मंत्री भी आते जाते हैं, नगर निगम डेली आना जाना इनका है, सब कुछ है। लेकिन अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग भी आते जाते हैं, सब देखेंगे अच्छा नहीं लगता है। पूरे रांची का जितने क्षतिग्रस्त चौराहे हैं उनका भी हम लोग ने प्लानिंग कर चुके हैं कि आगे आने वाला समय में पूरे चौक चौराहे को सौंदर्यीकरण करेंगे। वीआईपी मार्ग देखिए वीआईपी मार्ग में है, इसीलिए एक एक करके कर रहे हैं। सभी जगह नहीं, आपने देखा होगा शाहजहां चौक को आपने देखा, उनको हम लोग ने ठीक किया। आप अगर देखेंगे तो किशोरी यादव चौक भी देखेंगे, कार्तिक उराव चौक, सबको हम लोग डेवलप करने के लिए। जमशेदपुर के बाजारों में बकरीद को लेकर पहुंचे इलाहाबादी बकरे दाम 80,000 से 1.5 लाख तक के हैं। कई बकरे ऐसे हैं जो सिर्फ बिस्लरी पानी ही पीते हैं। लॉकडाउन के कारण कम खरीदार आ रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि शाम होते होते बाजार चढ़ जाएगा। बकरीद 21 जुलाई को है। हालांकि इस साल फिर से कोरोना महामारी के कारण बकरा बाजार में रौनक नजर नहीं आ रहा है। लोकल व्यापारियों ने अपने बकरे बाजार में उतारे जरूर है, लेकिन खरीदार अभी भी बाहरी बकरों के इंतजार में है। जमशेदपुर के आम बागान में स्थानीय व्यापारियों के बकरों की कीमत 13,000 से लेकर 1.5 लाख तक के हैं। हालांकि इससे कम कीमतों के भी बकरे यहाँ मौजूद हैं, मगर खरीदारों में अन्य सालों की तुलना में इस साल दिलचस्पी कम देखी जा रही है। वैसे व्यापारियों की अगर माने तो इलाहाबादी बकरों के आने से बाजार का रौनक बढ़ गया है। संभावना है कि इलाहाबादी बकरी जमशेदपुर के बाजार में उपलब्ध हो जाने से बाजार गुलजार हो गया है। कुल मिलाकर जमशेदपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद की तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। तो हम बचपन में लिए हैं, बचपन से बच्चा जैसे पाले हैं, इसको फ्रूटी चीज़ अच्छा चीज़ खिलाए हैं, है ना। और मैंने इसको पंखा में रहता है, रात दिन बाहर में नहीं रहता है। थोड़ा बीमार पड़ गया था, 1 हफ्ता थोड़ा शरीर को झटक गया तो और हैवी था। इसको तो माना मिलता 200 लाख 1.5 लाख मिलता, लेकिन थोड़ा झटक गया तो 1,20,000 हम। सर भाई शुरू है 12-13 से लेके 12-13 से। अंत कितना तक है? अंत तो कोई होते नहीं है। मैंने कितना तक का बाजार आया है? बाजार इसमें 40-45 हज़ार तक तो आया ही है। बाजार एकदम कम लग रहा है। क्यों?
क्योंकि पहले निकल मार्केट नहीं है, पहले रेट जो मिलता था अब नहीं मिल पाता। अभी वही 25,000 20,000 ऐसा करके मिल रहा है। कोवाली थाना क्षेत्र के हिंसदा चौक के समीप उड़ीसा से बालू लदा हाईवा जमशेदपुर आ रहा था। हाईवा की रफ्तार काफी तेज रफ्तार होने से अनियंत्रित होकर बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क किनारे खड़े एक और बाइक को भी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही बाइक सवार देवरंजन बारिक बाल बाल बच गए। हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार नजदीकी नर्सिंग होम में स्थानीय लोगों द्वारा कराया गया। घटना के संबंध में बता दें कि देवरंजन बारिक सामान के फेरी का काम करता है, जो हल्दी पोखर से सामान लेकर रसुन चौपा घर लौट रहा था। इस बीच हिंसदा के समीप तेज रफ्तार फाइबर की चपेट में आ गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा कोवाली थाने को दी गई। इसके बाद कोवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाइक सवार युवक का कहना है कि जब तक बाइक की मरम्मत नहीं किया जाता तब तक हाईवा को जाने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रोड से बड़े पैमाने पर उड़ीसा के बहालदा से बालू का अवैध कारोबार किया जाता है, जिसके कारण रोड में बालू लोड वाहन काफी तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं ताकि खनन विभाग से बचा जा सके। इसी दौरान इस तरह की घटनाएं घटित होती है। हाईवा में लगभग 700 सेफ्टी बालू लदा है। घटना के बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा। बच गया, ठीक है। ठीक दाहिना तरफ से गाड़ी रखा था, उसमें पूरा क्षतिग्रस्त भी हो गया है। ये क्या मांग है सबको? इन लोग को गाड़ी का मांग है कि हम लोग को गाड़ी अच्छा था, गाड़ी मिल जाना चाहिए। आ रहे थे और अनियंत्रित होके मैंने इधर से भी रास्ता नहीं उधर से भी रास्ता नहीं, तो मैंने दोनों बाइक को चपेट में ले लिया। हाँ, चोट लगा है। बाइक पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है मेरा भी, और एक तो बाइक भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। झारखंड स्टेट फूड लैब की टीम ने जमशेदपुर के स्ट्रीट फूड वेंडर द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सामानों एवं खाद्य पदार्थों की जांच की। हालांकि इस दौरान जमशेदपुर के ज्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडरों के सामान की गुणवत्ता सही पाई गई। कुछ वेंडरों के उत्पादों की गुणवत्ता तय मानक से कम पाई गई, जिन्हें चेतावनी देते हुए तय मानकों का पालन करने की नसीहत दिया गया। इस दौरान टेस्टिंग तकनीशियों की टीम भी साथ मौजूद रहे। जांच टीम द्वारा फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी जांच की गई। इसमें भी शहर के ज्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडर के लाइसेंस सही पाए गए। कुछ एक के पास लाइसेंस नहीं था, जिन्हें जल्द लाइसेंस बनवा लेने की चेतावनी दी गई। वहीं विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्ट्रीट फूड वेंडरों में हड़कंप मच गया, लेकिन वेंडरों के ज्यादातर सामान विभागीय मानकों पर खरा पाया गया। शहर में भी सब चेकिंग कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस हो, साफ सफाई मेंटेन हो और गुणवत्ता भी सही मिले, मिलावटी सामान ना मिले, लोगों को इसकी जांच कर रहे हैं। शहर के एरिया में भी काफ़ी जागरूकता आई है और जो हम लोग जांच कर रहे हैं तो सही भी पाया जा रहा है। कुछ ठेले वाले हैं, उनको थोड़ा सा भी जागरूकता की कमी नज़र आ रही है, उससे हम लोग काम करेंगे आगे। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR ऑन व्हील्स के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR ऑन व्हील्स पे ही जाना।
खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के प्रेक्षागृह में पूर्वी सिंहभूम जिले के सहियाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जहां वैश्विक महामारी के चलते प्रभावित नवजात शिशु की देखभाल को किस तरह से सुनिश्चित करना है, उस पर दिशा निर्देश दिया गया। कोरोना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशु की देखभाल प्रभावित हुई थी। जन्म लेने के बाद शिशुओं को सही समय पर टीका मिल रहा है कि नहीं, उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, ये सारे कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। अब तीसरे लहर का संकट हमारे समक्ष मंडराने लगा है, जिसमें अनुमान लगाया गया कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल के दिशा निर्देश पर एक विशेष बैठक का आयोजन खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में जिले की सैया दीदी और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी ने भाग लिया, जहां उन्हें किस तरह से शिशुओं की देखभाल करनी है, उन्हें खान पान से लेकर समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल द्वारा दिया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल ने कहा कि चिकित्सकों की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके पारा मेडिकल कर्मचारी, शिक्षक एवं अन्य स्रोतों से सहायता प्राप्त कर इस चुनौती को स्वीकार करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ की जा सके। ग्रामीण इलाके में तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के मीटिंग करते ही जा रहे हैं कि कहाँ से हम लोग कमी हो रहा है, उसको कैसे सुधार किया जाए। इसलिए कि सरकार की तरफ दिशा निर्देश हम लोग को सख्त दिशा निर्देश आया हुआ है कि कोविड के समय जो कमी रह गई थी उसको यथाशीघ्र पूरा किया जाए, क्योंकि थर्ड वेव भी आने वाला है। एक सर कौन वो सब आता है, लेकिन चिकित्सक नहीं है, ये तो पूरे इंडिया की ये प्रॉब्लम जो है, तो उनको हाँ, लेकिन नहीं, जो भी चिकित्सक हमारे हैं और जो भी हमारे पैरामेडिकल्स हैं, हम उनका समुचित उपयोग करें, इस पर हमारा ध्यान है। और सभी तरह, क्योंकि थर्ड वेव आ रहा है, जो सभी जितने भी हमारे पैरामेडिकल्स हैं और शिक्षक टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तीसरी लहर से कैसे हम लोग को लड़ना है। जमशेदपुर के प्रसिद्ध जुबली अम्यूजमेंट पार्क 1.5 वर्ष से एक बार फिर से खुलने को तैयार है। इसके लिए पार्क प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारी की गई है। ज्ञात होगी विगत 1.5 वर्ष से यह पार्क भी बंद पड़ा हुआ था। वैसे इस पार्क में लोग आकर्षक झूलों का मजा लेने पहुंचते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राइड्स का मजा बच्चे एवं बड़े लेते हैं। साथ ही यहाँ बने वाटर पार्क में लोग घंटों मजा लेते हैं। वैसे कोविड नियमों के तहत विगत दिनों जुबली पार्क को खोल दिया गया और अब इसके साथ जुबली अम्यूजमेंट पार्क को भी खोले जाने की तैयारी कर ली गई है। पार्क प्रबंधन के अनुसार जुबली पार्क के तरह यहाँ भी पहचान पत्र के साथ ही लोगों को एंट्री मिलेगी, जिसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ अनिवार्य होगा। पार्क प्रबंधन के द्वारा नियमित रूप से झूलों को सैनिटाइज किया जाएगा और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहाँ किया जाएगा। मैं तो जैसे हमारा राइड चलता था, मैं सारा राइड को रेडी कर लिया हूँ और जो कुछ बचा हुआ है वो भी रेडी कर रहा हूँ। तैयारी इस बार इस तरह, पहले जो डायरेक्ट एंट्री जो होता था उस तरह का एंट्री नहीं होगा। जिस तरह से जुबली पार्क में एंट्री के लिए सिस्टम बनाया गया, सेम सिस्टम हम लोग भी बना रहे हैं और हमारा एंट्री ओवरब्रिज के थ्रू होगा, एग्जिट भी ओवरब्रिज और सारे कोविड का नॉर्म्स का फॉलो करते हुए 50% पे हम करें। अंदर में तैयारी तो हमारा जो राइड्स है, राइड जो अवेल करने के लिए आएंगे, राइड अवेल करें, हम सारे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक होगा, तभी अंदर जाके जा सकते। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों में शाम ढलते ही दहशत के साए में रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। चांडिल प्रखंड के ग्राम रूदिया टोला चालक बेड़ा में बीते रात्रि एक जंगली हाथी ने काफी उत्पात मचाया। सबसे पहले हाथी नौ प्राथमिक विद्यालय के दरवाजा को तोड़ दिया। उसके बाद विद्यालय के समीप युधिष्ठिर सिंह मुंडा के 2 बीघा जमीन पर लगे आम, कटहल और ओल की खेती को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात गांव के रवि सिंह सरदार के घर को पूर्ण रूप से तोड़ दिया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा मार्शल जलाए एवं पटाखे फोड़े जाने के कारण हाथी गांव से 500 मीटर दूर स्वर्ण रेखा मॉडल नर्सरी की ओर जा पहुंचा एवं नर्सरी के कार्यालय के दरवाजे को तोड़ दिया और फिर आम पेड़ को तोड़कर काफी नुकसान पहुंचाया। इस तरह आए दिन चालक बेड़ा में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान एवं भयभीत है। कल रात को एक हाथी ने चालक बेड़ा गाँव में दमता को उत्पात मचाया है। सबसे प्रथम चालक बेड़ा के प्राथमिक विद्यालय उसका गेट तोड़ के अंदर घुसा था। उसके बाद रवि सिंह सरदार के घर आके घर को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया है और इसे बार बार करते आ रहा है और सरकार के तरफ से कोई भी मुआवजा हम लोग को नहीं मिल रहा है।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा रांची ने आज केंद्र सरकार द्वारा नीति के तहत मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के विरोध में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस प्रतिवाद मार्च में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के लोग काला रिबन लगाकर और हाथों में बैनर लेकर केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग रखी कि नीट की परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए और ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही पुनः परीक्षा ली जाए। तहत जो है एग्जाम हो रहे हैं जिसमें ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, जिससे 11,000 स्टूडेंट ओबीसी के प्रभावित होंगे। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूरे राज्य में आज प्रतिवाद दिवस मना रही है। उसी क्रम में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने यहाँ पर भी ये दिवस मना रही है। हम लोग काले रंग का रिबन लगाकर विरोध कर रहे हैं पूरे राज्यों में और अपील कर रहे हैं कि ये नीट परीक्षा को रद्द करके पुनः ओबीसी का आरक्षण को देकर ही पूरा करें। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ की राज्य स्तरीय बैठक महेंद्र सिंह भवन माले राज्य कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक का मूल उद्देश्य मानदेय को लेकर था और 80,000 महिलाएं रसोईया है। इन्हें कोरोना को लेकर झारखंड सरकार नजरअंदाज कर रही है। इन महिलाओं को कोई मानदेय नहीं मिलता और कभी कभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए बुलाया जाता है। अगर यह साफ सफाई के लिए नहीं जाती है तो वहां के अध्यापकों के द्वारा धमकाया डराया जाता है और किसी भी तरह का कोई मेहनताना भी नहीं दिया जाता है। कोरोना से बचाव को लेकर इन रसोईया महिलाओं को किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जितने भी रसोईया बहनें कोरोना से मृत्यु हुई है उन बहनों के परिजनों को झारखंड सरकार को मुआवजा देने की बात कही। उन परिजनों को उचित मुआवजा दे और ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं रसोईया है जिनको अभी तक उनका मानदेय नहीं दिया गया है, उनको अभी तक का मानदेय और उचित मुआवजा राज्य सरकार दे। ये राज्य व्यापी बैठक हम लोग रखे हैं राज्य स्तरीय समिति का। ये पूरे राज्य में आप देख रहे हैं कि करीब 80,000 रसोईया हैं जो बिल्कुल एकदम महिलाएं हैं। इनको सरकार एकदम नजरअंदाज करके रखी है। कोरोना महामारी के दौर में तमाम विद्यालय बंद हैं झारखंड सहित पूरे देश में। इसको लेके न इन लोगों को मानदेय मिल रहा है। अब बीच बीच में इन लोगों को स्कूल में बुलाया जाता है साफ सफाई के लिए, उसके लिए भी इन लोगों को कोई मेहनताना नहीं है, न सैनिटाइजर है न मास्क है। मतलब कोरोना से बचने के लिए इनके लिए पास इनको कोई उपकरण नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद भी ये लोग काम कर रही हैं और यदि काम नहीं करती हैं तो वहाँ के मास्टर के द्वारा इन लोगों को धमकी दिया जाता है कि काम आप नहीं कीजिएगा तो हम हटा देंगे। इसी दौर में बहुत रसोईया का हमारे यहाँ निधन भी हुआ बीमारी से। उसका भले ही कोरोना जांच नहीं हो पाया, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया और हॉस्पिटल जाने से भी महिलाएं हिचकिचाती थी कि हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है शायद मेरी इलाज सही ढंग से नहीं होगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको भी कोरोना महामारी में समेटे और सरकार जो घोषणा की है कि कोरोना महामारी से जो लोग जिनका निधन होगा उनको हम मुआवजा देंगे 4 लाख, तो इनको भी उसमें सम्मानित करें। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा साहिब में फिलीपींस में मारे गए तरनजीत सिंह के याद में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काला बिल्ला लगाकर अपनी रोष को जाहिर किया। गौरतलब हो कि तरनजीत सिंह जमशेदपुर के सीताराम डेरा निवासी थे और विगत 4 वर्षों पूर्व उसने फिलीपींस के राजधानी मनीला में अपना व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार वहां अच्छा खासा चल रहा था। अचानक उसकी हत्या कुछ दिनों पहले मनीला में हुई, जिसके बाद से देश भर के सिख समाज सहित जमशेदपुर सिख समाज में उबाल है। उसकी याद में मंगलवार को साक्षी गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काला बिल्ला लगाकर घटना का विरोध भी किया। वहीं सीजीपीसी के अध्यक्ष एवं मृतक के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से दोषियों पर एफआईआर एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच एवं कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। यहाँ पर ही कर रहे हैं, सब जगह कॉन्टेक्ट में हम लोग हैं और हम लोग समाप्ति के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। अभी नेता है, प्रधान लोग हैं, सब मिलके और समाज के गणमान्य लोग मिलके वहाँ जाएंगे, बात करेंगे। अभी क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बच्चे को न्याय मिले कम से कम। और आज तक वहाँ का कैसा कानून है कि आज तक वहाँ मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही किसी की गिरफ्तारी, ना ही परिवार को न्याय दिलाने की कोई बात नहीं। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ से किए, जबकि और भी हमारे सिख पंथ के बड़े नेता जो है लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत सरकार के माध्यम से जो मामला दर्ज हो और इस मामले पर हस्तक्षेप करके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए लोग। वे हमारे भाई के साथ इस तरह की घटना हुई है, हमारे हिंदुस्तानी के साथ इस तरह की घटना हुई है
और वहाँ पर हमें पता चला है कि फिलीपींस में मनीला राजधानी में हमारे जितने भी इंडियन हैं या भारतवासी हैं जो भी वहाँ गए हैं उनमें कम से कम 50-60 लोग अभी तक जो है इसी प्रकार जो है मारे जा चुके हैं। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी से सबसे हम लोग का अनुरोध है कि इनको जो है जो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए और जो जिन लोगों ने भी इस तरह की कार्रवाई की है उन पर जो कड़ी से कड़ी सजा दी है ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। राज्य में मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेगासस के मुद्दे पर पीसी कर कहा कि ये यंत्र इजराइल सरकार ने एक्सपोर्ट किया है। स्वतंत्रता की सुरक्षा कानून का खुलेआम उल्लंघन। मंत्री ने इसके खरीद पर कितने रुपए खर्च किए हुए, इसका खुलासा पीएम और गृह मंत्री करे। स्वतंत्रता के अधिकार का हनन मामले की जांच हो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में। इसके विरोध में 22 जुलाई की कांग्रेस का राजभवन मार्च। मांग करते हैं दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मांग हमारी कांग्रेस की ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका की जांच हो। भारत के संसद 2019 के चुनाव के पहले और उसके बाद भी अपने राजनीतिक नेताओं को, विशेषकर राहुल जी की जासूसी करा रही है, इसकी जांच हो। कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करके पेगासस को खरीदा गया, इस पर भी जांच हो, खुलासा सरकार करे। भारत सरकार में कितने अवैध स्पाईवेयर खरीदा और तैनात किया गया, इसके जांच का विषय है। सुप्रीम और जांच कौन करेगा और कैसे होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दिया जाए। जांच एजेंसी करे, कोई एजेंसी करे जिसे सुप्रीम कोर्ट कहे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पेगासस स्पाईवेयर मामले पर प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर सरकार को बदनाम करने की बात कही। उन्होंने कहा, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी उस वक्त से लेकर आज तक विभिन्न एजेंडों को लेकर विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगी है। केंद्र सरकार जनता की सेवा में दिन रात लगी हुई है। यही कारण कांग्रेस व अन्य दल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। अगर उससे पहले भी आप देखें, जब गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी हो या तथाकथित जो बुद्धिजीवी जो कहते हैं, एक बड़ी तबका है, उसमें से बुद्धिजीवी भी है कुछ, पत्रकार भी कुछ हैं और बम फ्रंट के लीडर्स भी हैं, यानी लगातार उसका विरोध करते आ रहे हैं। अगर उन विरोधों को आप सब लोग याद करें तो किस किस प्रकार से उनके विरोध होते रहा, लोग करते रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देश के CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.